हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मार्केट्स तो आज क्लोज हैं, लेकिन कल से आज के बीच में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में मार्केट्स के दशा और दिशा को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला फैक्टर है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका मार्केट पर कितना इम्पैक्ट होगा। इसको लेकर हमने कल के वीडियो में बात की है। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ज़्यादा इसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है। अगर आप कल का वीडियो रेफ़र करेंगे तो उसमें मेरा क्या इसको लेकर व्यू है वो आप जान सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी एक डेवलपमेंट कल के दिन हुई है वो ये है कि यूएस की जीडीपी में फॉल देखने को मिला है। यूएस की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट की है 0.3%। तो पिछले क्वार्टर में 2.4% के रफ्तार से यूएस की जीडीपी ग्रो की थी, तो उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका पूरा का पूरा जो कारण है वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का जो भी उन्होंने खेल खेला है उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। और स्पेसिफिकली अगर हम दो रीजंस को पिन पॉइंट करें जिसकी वजह से यूएस में जीडीपी में फॉल देखने को मिला है, तो पहला कि जो बेतहाशा लोगों की नौकरियां गई हैं, खास करके फेडरल डिपार्टमेंट की जो जॉब्स हैं वहाँ पे जो ले ऑफ्स हुए हैं अंधाधुंध, वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जीडीपी में फॉल आया है। और दूसरा जो ये टैरिफ्स के डर से अंधाधुंध इंपोर्ट में राइज हुआ है और उसके एंटिसिपेशन में जो प्राइजेस राइज हुई हैं तो उससे कंजम्पशन घटा है। तो इन कारणों से जीडीपी में फॉल देखने को मिला है। अब आने वाले क्वार्टर में भी अगर हमें फॉल देखने को मिला है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये रिसेशन होगा। और जिस तरीके से अभी भी डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ्स के गेम प्लान को लेकर अड़े हुए हैं, हालांकि उसमें उन्होंने काफ़ी रियायतें दी हैं, तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि रिसेशन आएगा। और रिसेशन का इम्पैक्ट ना सिर्फ यूएसए में होगा, ना सिर्फ दुनिया भर में होगा, बल्कि हमारे इंडियन मार्केट्स में भी होगा। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो है ट्रेड डील को लेकर। तो खबरें तो ऐसी आ रही थी कि ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, काफ़ी अच्छी डिस्कशंस आई हैं, लेकिन अगर आप जो रिलायबल खबरों को माने तो इसमें अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसमें कई ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। एक ये कि काफ़ी हद तक एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन कुछ आइटम्स और टाइमलाइंस को लेकर अभी भी एग्रीमेंट नहीं बना है। यानी कि ठीक है, आपकी ये बात हम मान लेंगे, लेकिन हो सकता है अगले 2 महीने हम नहीं मानेंगे, 6 महीने में मानेंगे या 8 महीने में मानेंगे। ये लेकर थोड़े अभी भी डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो दो यहाँ पर चीज़ें उभर कर आ रही हैं। एक ये कि हम एक मिनी डील का वर्जन ले लेते हैं और फाइनल डील को हम बाद में करेंगे। तो अगर मिनी डील भी बनकर आती है 2 महीने का वक्त लगेगा अगर हम खबरों की माने, और अगर हम जो फाइनल डील की बात करें तो वो डील आने में 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है। आइदर केस में अगर हम देखें तो जो हमारी 90 डेज की टैरिफ पॉज लगा हुआ था उसकी तलवार अभी भी हमारे ऊपर लटक रही है। और हमने देखा कि जब टैरिफ इफेक्ट में आए थे तो किस तरीके से मार्केट्स में फॉल हमें देखने को मिला था, और जब उसमें पॉज लगे थे तो वो शार्प रिकवरी भी उसने किया था। तो हम इसको मान के चलें कि टैरिफ्स का इम्पैक्ट मार्केट में होगा। अब क्या ये मिनी डील होती है और क्या उसकी वजह से इंडिया में जो टैरिफ का पॉज लगा हुआ है वो मेंटेन रहता है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और मोस्ट लाइकली अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को देखें तो जब तक वो फाइनल डील नहीं होगी, जब तक उनके शर्तों पर डील नहीं होगी, वो पॉज शायद नहीं हटेगा। तो इसलिए ये जो रैली इस एंटिसिपेशन में चल रही है कि ट्रेड डील हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, ये जो है इसको हमें थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। एक और जो खबर आई कि यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि हमने एक कंट्री के साथ डील फाइनल कर ली है, हालांकि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें आ रही हैं कि क्या एक तरफ ये खबर आ रही है कि भाई ट्रेड डील नहीं हुई, दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एक कंट्री के साथ हो गया। वो कौन सी कंट्री है नहीं पता, और अगर खबरों की माने
तो अभी भी पूरी तरीके से इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है। एक और जो बड़ी खबर है जिसका मार्केट्स पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, वो है बैंकिंग सेक्टर। तो हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर का जो मार्केट्स पर जो भी अभी रैली देखने को मिली है उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर का है। इसके बारे में हम लगातार डिटेल में भी बात कर रहे हैं। अब ये रिजल्ट सीजन हो गया है, काफ़ी बैंकों के रिजल्ट्स आ गए हैं। उसके बेसिस पर अगर हम एक पूरी एनालिसिस करें कि बैंकों में किस करंट स्थिति क्या है, कितना उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कितना आने वाले दिनों में ग्रोथ मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो हर किसी से जुड़ा हुआ होता है, हमारे कंजम्पशन से, हमारे जो हम लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, ये सब हमें, अगर हम इकोनॉमी की पिक्चर देखें तो वो हमें बैंकिंग के सेक्टर में ही दिखती है। तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से बैंकों के जो लोन्स हैं उसमें फॉल देखने को मिला है और सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है पिछले क्वार्टर में। अब अगर हम एक टोटल व्यू रखें तो उनकी जो रिटेल लेंडिंग है बैंकों की, वो इस साल, जो साल अभी कंप्लीट हुआ, उसमें 11.6% के रफ्तार से ग्रो हुआ। ध्यान रहे दोस्तों, पिछले साल ये जो ग्रोथ थी वो 27% थी, 27.6%। तो रिटेल लोन 27.6% से गिरकर 11.6% हो गए। ओवरऑल अगर हम टोटल क्रेडिट्स को देखें तो FY25 में 11% के रफ्तार से ग्रो हुआ और पिछले साल ये 20% के रफ्तार से ग्रो हो रहा था। तो क्रेडिट, टोटल क्रेडिट भी अगर हम देखें ओवरऑल तो वो उसमें भी 50% का फॉल देखने को मिला है। अगर हम स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज देखें लोन्स की, वहाँ पर क्या ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में 10.4% का ग्रोथ देखने को मिला है इस साल, पिछले साल वो 20% था। अगर हम जो कॉरपोरेट लोन्स हैं 7.8% के रफ्तार से ग्रो किया है, पिछले साल वो 8.5% था। और अगर हम होम लोन्स की बात करें 10.6% के रफ्तार से ग्रो किया है, पिछले साल ये 36.5% था। अगर हम क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो 10.6% की रफ्तार से लोन्स ग्रो किए हैं, पिछले साल ये 25.6% था। और व्हीकल लोन्स, इसमें तो ज़बरदस्त गिरावट आई है और 8.6% के रफ्तार से ही ये ग्रो कर पाए हैं। अब देखिए, इसका अगर हम एक एनालिसिस करें कि क्यों इन लोन्स में गिरावट आई थी, तो एक तो इकॉनमी की प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से बैंक्स भी थोड़ा संभल के लोन दे रहे थे। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स वगैरह में स्ट्रेस था, जिसको लेकर आरबीआई ने तरह तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाएं और बैंकों को कॉशियस किया कि आप अंधाधुंध लोन मत बांटो। हमें पता है कि पिछले 2 सालों से वो लगातार लोन्स बांट रहे थे और जितने तरीके के ऐप्स हो या कंज्यूमर के लिए वो मतलब अंधाधुंध लोन्स को बांट रहे थे। तो आरबीआई ने इस पर थोड़ी रोक लगाई, उसका नतीजा हमें ये देखने को मिला है। लेकिन अब लगता है आरबीआई ने भी रियलाइज़ किया है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है, तो उसमें वो थोड़ी थोड़ी छूट दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि जो सबसे बड़ा डेंजर है कि लोन तो आप दे दोगे लेकिन लोग चुका पाएंगे या नहीं, जो डिफॉल्ट्स हो रहे हैं उसे आप कैसे फिक्स करोगे। तो ये सारे फैक्टर्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आइए समझते हैं कि ये किस तरीके के रिस्क मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिस्क हम जानते हैं दोस्तों, कि अगर कोई मेजर एस्केलेशन होता है या और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो उसके एक दूरगामी परिणाम होंगे। हमने आज अगर हम खबरों में देखें तो कुछ ऐसा सुनने को मिला है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यूएसए में भी कुछ बात किया है। क्या यूएसए इन्वॉल्व हो रहा है इस कन्फ्लिक्ट में? देखिए, इस बारे में हम नहीं अंदर जाना चाहते क्योंकि हमें अंदर की खबर नहीं है, लेकिन ये किस शेप में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो, देश में शांति बनी रहे। लेकिन जो बड़ी जो खबर है, जो बड़ा रिस्क है, वो है यूएस का रिसेशन। क्या यूएस में रिसेशन आएगा? क्या अगले क्वार्टर में भी उनका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ये एक बहुत ही मतलब नेगेटिव न्यूज़ होगी वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह ही दिया है कि भाई डोंट गेट सरप्राइज्ड, ऐसा हो सकता है, रिसेशन आ सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने उसको
डिनाई भी किया। अब देखिए, इंडिया की कंपनीज 86 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करती हैं। अगर एक अनुमान की माने तो जो ये टैरिफ्स लगे हैं, इस टैरिफ्स का इम्पैक्ट करीब 5 बिलियन डॉलर्स का होगा। तो ऑलरेडी हम 85-86 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो घट के 80 बिलियन डॉलर पे आ जाएगा। अब जब रिसेशन आएगा, और रिसेशन आएगा तो कंजम्पशन कम होगा, लोग कम माल खरीदेंगे, तो उसका भी आप इम्पैक्ट मान के चलिए कि कम से कम 10% के आसपास होगा। तो ओवरऑल हम ये मान के चलें कि 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का कम से कम हमको नुकसान होना है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। और इसका अगर आप देखें तो डायरेक्ट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी पर होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कंपनीज अच्छा रेवेन्यू नहीं कमाएंगी तो वो आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स कम देंगी और सीधा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो कई कंपनीज, खास करके ऑटो सेक्टर की कंपनीज जो यूएसए में एक्सपोर्ट्स करती हैं, उनको भी इनका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, देखिए बैंकिंग सेक्टर जैसे कि मैंने बताया कि ये हर किसी को इम्पैक्ट करता है। अगर मान लीजिए मुझे कम लोन मिलेगा, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स अगर कम मिलेंगे तो मैं कम कंज्यूम करूंगा। लोग पर्सनल लोन लेते हैं फेस्टिवल्स में या जब वो घूमने जाते हैं, मतलब बेसिकली वो कंज्यूम करते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड लोन्स कम होते हैं, पर्सनल लोन्स में कमी आती है, तो सीधा कंजम्पशन पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर होम लोन्स पे कमी आती है तो रियल्टी सेक्टर के जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई आप होम लोन मुझे नहीं दोगे तो मैं घर कैसे खरीदूंगा? कितने लोगों के पास हार्ड कैश होता है कि वो निकाल कर पैसे देकर डाउन पेमेंट करके घर खरीद लें। व्हीकल लोन सिमिलर स्टोरी, और इसको लेकर मारुति के चेयरमैन ने कंसर्न भी जताया है कि अगर यही सिचुएशन रही तो कार इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर की पिक्चर है वो हमें एक इंटरनल सिचुएशन, जीडीपी, कंजम्पशन की सिचुएशन को पोर्ट्रे कर रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजी सिचुएशन नहीं है। और जो यूएसए में रिसेशन की खबरें हैं वो हमें एक ग्लोबल पिक्चर को पोर्ट्रे कर रहा है कि किस तरीके से ये वर्ल्ड मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं और हमारे कंपनीज के परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो ओवरऑल खतरा हमारे देश में भी बना हुआ है, विदेश में भी बना हुआ है। इसलिए ये जो मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है उसका कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है। आप अगर ये बोलें कि नहीं एफआईआई बाइंग कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो देखिए बाइंग करके तो आप एक 10 रुपए के स्टॉक को 1000 रुपए तक ले जा सकते हैं, लेकिन क्या आप उसे खरीदेंगे? क्या आपको उसके प्राइस और वैल्यू में कोई कोरिलेशन नहीं दिखता है तो क्या तब भी आप खरीदेंगे? इसलिए इस रैली का इस्तेमाल हमें अंधाधुंध बाइंग के लिए नहीं करना है। इस रैली का इस्तेमाल हमें उन स्टॉक्स को एग्जिट के लिए यूज़ करना है जो पिछले दिनों अच्छा परफॉर्म नहीं किए या जो जिनमें फ्यूचर उनका आउटलुक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या जो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। तो ये शायद आपके पास एक आखिरी मौका है अपने उन बुरे स्टॉक्स को डंप करने का। ऑफ कोर्स अगर आपने अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर खरीदा है तो बेशक आप उसे होल्ड करें और फ्यूचर में जब फॉल आती है तो उसे एवरेज आउट भी करें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर टाइम।